अब अपना आगे का टॉपिक देखेंगे चैप्टर मनी। इसमें अगला क्वेश्चन, जो वैसे 4 क्वेश्चन हम इसके टोटल कर चुके थे, जिसकी स्टार्टिंग मैंने बार्टर एक्सचेंज से कराई थी कि गुड्स की जगह पर गुड्स एक्सचेंज होंगी क्योंकि पैसे नहीं थे। सेकंड चीज़ उसमें ड्रॉबैक्स बताए थे कि एक तो उसमें था कि दोनों लोगों की जो नीड्स हैं वो एकदम कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है, एक ही टाइम पे राइज करनी चाहिए। एक उसमें कॉमन यूनिट नहीं होती थी, एक उसमें फ्यूचर पेमेंट का सिस्टम बड़ा मुश्किल था, और एक उसमें जो स्टोरेज अगर रखनी पड़ती थी तो पैसों की नहीं, गुड्स की ही स्टोरेज रखनी पड़ती थी जो जगह ज़्यादा घेरता था। ठीक, फिर इसके बेसिस पे जब इसकी ड्रॉबैक्स थी उन्हीं के बेसिस पे मनी का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो मनी का मतलब वो जो कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। अच्छा, उसके बाद फिर फॉर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की जो कॉइन्स और नोट्स वगैरह हैं उसको फिएट मनी बोलते हैं, चेक्स को फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, और अपना फुल बॉडीड मनी अगर उसके जो जितने रुपए उसकी चीज़ के ऊपर लिखे हुए हैं अगर उसकी वैल्यू भी उतनी है, ठीक है, उसके अंदर का सामान भी उतने का डला हुआ है, उस चीज़ को हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। और अगर वो मनी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू ज़्यादा है बट उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू उसके अंदर सामान जो है वो कम है, उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपना सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है, हेल्ड बाय ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि वो पैसा जो लोगों के पास किसी भी टाइम पे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेट पे लेके चलें, तो जितना पैसा लोगों के पास होता है उतना हम कहते हैं कि देश में उतना स्टॉक ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी है। ठीक, इसके अंदर 2 चीज़ें नहीं आती, वो पैसा जो गवर्नमेंट होल्ड करती है और वो पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ों को छोड़ दें तो जो लोगों के पास पैसा होता है सिर्फ, उस चीज़ को हम सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। थियोरेटिकल मीनिंग है, हर एक के हिसाब से मीनिंग अलग हो सकता है, बट क्या है कि हमें तो बुक वाला लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर चाहिए। ठीक है, और मतलब जो इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ाई जाती हैं तो उसमें सप्लाई का मतलब डिफाइंड है, तो हमें यही मीनिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से लिखें कि गवर्नमेंट और बैंकिंग भी इंक्लूड होगा, वो नहीं करना। जितना बुक में लिखा हुआ है सिर्फ उतना लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं फिर आगे फर्दर, तो हमें यही मीनिंग लिखना है, वो पैसा जो लोगों के पास है, वो पैसा नहीं जो गवर्नमेंट और बैंक्स के पास है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंपोनेंट्स या मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया कि पैसा पब्लिक के पास है तो वो कैसे है, मतलब इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो इसमें जो मतलब जो इकोनॉमिक्स में हम तरीके पढ़ते हैं वो 4 तरीके होते हैं सप्लाई को मेजर करने के, M1, M2, M3, M4। M1 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, फिर M2 आता है, फिर M3 आता है, फिर M4 आता है। तो पहले M1 की बात करेंगे कि पहला तरीका क्या है। पहला तरीका, उसके अंदर 3 चीज़ होनी चाहिए, सी, डी और ओडी। सी का मतलब जो पैसे आपके पास होते हैं, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो आपके पास कॉइन और नोट्स होते हैं, तो ये तो सी वो चीज़ है, ठीक है, कॉइन्स एंड नोट्स। डी डी, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो पैसा आप बैंक में जमा कराते हो डिमांड डिपॉजिट्स, उसको हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, मतलब जो पैसा आप बैंक में जमा कराते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इसको हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे इस टर्म को नेक्स्ट चैप्टर में। और तीसरा पैसा, वो पैसा अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होता है, ठीक है, विद आरबीआई, एग्जांपल डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये लर्न करना पड़ेगा। ये वाले तो ईजी है वैसे, सी कॉइन्स एंड नोट्स, डी डिमांड डिपॉजिट्स, और ओडी अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स याद रखना कौन से वाली हैं, विद आरबीआई। ठीक, तो इसके अंदर 3 टाइप के पैसे आए मेरे पास। अगर मैं एक बार को लिखूँ तो M1 के अंदर 3 टाइप के पैसे थे मेरे पास। ठीक है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। ठीक, सी जो आपके पास कैश वगैरह होता है, मतलब एक तरह से कैश नहीं कह सकते, कॉइन कैश कह सकते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स लिखना है वैसे एग्जाम में, जो हमें टर्म लिखनी है कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, डी डी से था डिमांड डिपॉजिट्स, और ओ डी से था अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इन सभी चीज़ों का सम बनता है M1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली टर्म आती है M2। M2 का मतलब होता है, M1 तो है ही है, अगर हम उसमें पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स जोड़ दें अलग से, और यानी कि इन 3 चीज़ों में एक अलग और एडिशन कर दूँ, ये 3 तो हैं ही ऊपर वाले, ठीक है, यानी कि C प्लस डी डी प्लस ओ डी तो है, यानी कि कहने का मतलब M1 तो है, उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स भी हैं, तो इस चीज़ को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, M2 बन जाएगा। ठीक,
तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 चीज़ जुड़ी हुई आ गई। फिर उसके बाद M3 में M1 की बात करेंगे, ये 3, ये वाले नहीं, M2 की नहीं, M1 की बात करेंगे। उसमें अगर मैं टाइम डिपॉजिट्स जोड़ दूँ विद कमर्शियल बैंक, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं टर्म डिपॉजिट्स बेसिकली, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म हम करा के रखते हैं, जैसे जिसको हम फिक्स डिपॉजिट्स बोलते हैं अपना, ठीक। तो ये M3 होता है, ठीक है। M1 में इन 3 चीज़ों में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स जोड़ दें, और M4 का मतलब होता है M3 यानी कि यही वाली टर्म, और इसमें पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स जोड़ दें, ठीक। तो बेसिकली हुआ क्या, M4 में दोनों तरह के डिपॉजिट्स आ गए, M3 आया, M3 के अंदर M1 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ, टाइम डिपॉजिट्स और जुड़ गए और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी जुड़ गए। तो M4 सबसे वाइडेस्ट टर्म हो जाती है। थोड़ी सी लर्न करनी है ये आपको, ठीक है, ये वाला टॉपिक है थोड़ा सा लर्न करने वाला। चलो उसके बाद फिर फंक्शंस ऑफ मनी, याद है फंक्शन ऑफ मनी हम कर चुके थे वैसे यहाँ पे, मनी के 4 फंक्शन, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये वाले, अब इसको डिटेल में करना है पूरा। देखो 2 इसमें प्राइमरी फंक्शन है, 2 सेकेंडरी फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी इज अ मैटर ऑफ 4 फंक्शंस, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड और स्टोर, जो उसमें थे, ठीक। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 M से हैं, मीडियम और मेजर, और 2 S से, स्टैंडर्ड और स्टोर। पहला पॉइंट प्राइमरी, इसको मेन या बेस फंक्शन भी बोलते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम कैसे ट्रीट करते थे, इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज एन एसेट दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो चीज़ जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करते हैं उसको हम मनी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या चीज़ रिमूव हुई थी, इट हैज़ रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इफ़ वन वांट्स टू बाय गुड्स ही हैज़ टू डू सो विद मनी। अब जो गुड्स खरीदने हैं वो पैसों में खरीदो, और अगर सेल करने हैं वो भी मनी में खरीदो। एज अ रिजल्ट एक्सचेंज बिकम सिंपल एंड कन्वीनियंट। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सचेंज सिंपल और कन्वीनियंट हो गया, ठीक। और मनी हैज़ अवॉइडेड, वेस्टेज भी बची, टाइम वेस्टेज मतलब जैसे गुड्स स्टोर करके रखने होते थे, ख़राब हो जाते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। और टाइम भी बचा, क्योंकि अब हमें ढूंढना नहीं पड़ता वो वाला पर्सन जिससे हमें गुड्स एक्सचेंज करने हैं, ठीक है। अब तो पैसे दिए और काम हो जाता है, ठीक, क्योंकि हर चीज़ अपना पैसे में खरीद बेच सकते हैं अपना, ठीक है। टाइम एंड रिसोर्सेज, मतलब वेस्टेज एंड टाइम, इसकी वजह से ये चीज़ अवॉइड हुई थी। अच्छा सेकंड चीज़ फिर हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसमें अब हम हर चीज़ को मेजर कर सकते थे रुपीज़ में। मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि अब हर यूनिट ऑफ अकाउंट दे सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। और यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि हम इसको मनी में वैल्यू कर सकते हैं हर चीज़ को। कल बताया था ना, जैसे मैंने कैलकुलेटर दिखाया था 70 रुपये का, पेन दिखाया था 10 रुपये का, तो वो चीज़ वैल्यू बता सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वॉज द मेन डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ रिमूव दिस डिफिकल्टी। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ पेन इज 10 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छा उसके बाद 2 सेकेंडरी फंक्शन हैं। सेकेंडरी को हम सब्सिडरी या डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट इन रीजन्स की वजह से, ठीक है। क्या रीजन्स थे कि मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है, स्टेबल मतलब कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे 10 रुपये का नोट है तो वो 10 का ही रहेगा, ठीक। मनी है, ये पेन की वैल्यू हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है, 10 रुपये की बजाय 15 हो जाए या 5 हो जाए, लेकिन मनी की वैल्यू नहीं चेंज होती, जो उसके ऊपर लिखे होते हैं उतने रुपये का ही होता है। मनी एक लीगल टेंडर पावर है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इशूड है, और मनी को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं पर भी जाओ तो चलेगा ही चलेगा। मनी हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो इनके यही 2 पॉइंट्स डिटेल में करने हैं। मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक। मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एवरी पर्सन ट्राइज टू सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर फ्यूचर नीड। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू हमने कमाई उसको स्टोर कर लेना, ठीक है, इनकम जो कमाई। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर वैल्यू इन बार्टर सिस्टम बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर कमोडिटीज़। ऐसा नहीं था कि कमोडिटीज़ ही स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे गोदाम चाहिए थे, गोडाउन वगैरह चाहिए, ठीक है। एज दे टेंड टू वेयर आउट और पैरिश और डैमेज, और इसकी वजह से क्या होता था कि वो ख़राब भी हो जाती थी, डैमेज भी हो जाती थी। तो अब क्या हुआ कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, पैसे बचा के रख सकते हैं, जैसे तुम लोगों के पास भी होते हैं, ठीक है। मनी है स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट।
अब हम इसको फ्यूचर में भी दे सकते हैं, जो वहाँ पे दिक्कत थी। मनी कैन ऑल्सो बी सर्व्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। वही 3 पॉइंट है, स्टेबल, लीगल टेंडर पावर और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर चैप्टर ये वाला पूरा फिनिश। ठीक, 6 क्वेश्चन आए टोटल, 7 क्वेश्चन तो अपना लर्न कर लें टॉपिक पूरे के पूरे। इजी है वैसे, बहुत मुश्किल नहीं है। और चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना से काम किया देखो मैंने। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।